तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कॉस्टिंग सब्जेक्ट का कॉस्ट शीट चैप्टर। तो लिखिए चैप्टर कॉस्ट शीट। सबसे पहले बेसिक लिखते हैं, उसका मतलब जानते हैं। तो लिखिए सबसे पहले हेडिंग बना के, मेन हेडिंग बीच में, बेसिक्स एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट। बेसिक्स एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट, इसे हाईलाइट कर लेना आप। सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद जो है डिस्कस करेंगे। तो लिखिए इसके नीचे द मोस्ट important objective the most important objective of cost accounting system is the ascertainment of cost for a cost object. This ascertainment of cost includes element-wise collection of costs, element-wise collection of cost, second, accumulation of the costs so collected for a certain volume or period, and then arrangement of all such accumulated costs in a sheet to calculate total cost for the cost object. लिखिए और इसमें हाईलाइट करना कलेक्शन को, एक्यूमुलेशन को, अरेंजमेंट, शीट कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्या कह रहा है, सबसे पहली बात बेसिक और मीनिंग क्या है कॉस्ट शीट का। तो पहला हमने क्या लिखा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज द असरटेनमेंट ऑफ अ कॉस्ट फॉर अ कॉस्ट ऑब्जेक्ट। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस कॉस्ट अकाउंटिंग में, मतलब कि हमारा जो सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटेंसी, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। इसका ऑब्जेक्ट है असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट का पता लगाना। किसकी कॉस्ट का, कॉस्ट ऑब्जेक्ट का।
अब कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए कॉस्ट निकालनी पड़ रही है हमको। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कोई कार है, तो हमको कार की जो कॉस्ट निकालनी है, तो कार क्या हो गया? कार एक ऑब्जेक्ट हो गई। कार क्या हो गया? कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गई। वो ऑब्जेक्ट हो गई जिसके लिए हमको कॉस्ट निकालनी है। तो अगर हमको कार की कॉस्ट निकालनी है तो कार हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो यही बोल रहा है कि जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इस सब्जेक्ट में, हमारा जो क्वेश्चन का सब्जेक्ट है, उसका जो ऑब्जेक्टिव क्या है? कॉस्ट ऑब्जेक्ट की कॉस्ट निकालना। अब कॉस्ट निकालना है, ठीक है, इसमें क्या क्या आता है? इसमें पहली बात आती है एलिमेंट वाइज कलेक्शन ऑफ कॉस्ट। मतलब एलिमेंट वाइज कि पर्टिकुलर एलिमेंट की कॉस्ट निकालेंगे सबसे पहले। एलिमेंट वाइज जो है पर्टिकुलर एलिमेंट की कॉस्ट को कलेक्ट करेंगे। दूसरा, accumulation of the cost so collected for a certain volume or period। मतलब फिर जितनी भी हमारी कॉस्ट निकलेगी, कॉस्ट सो कलेक्टेड, मतलब जितनी भी कॉस्ट हमने कलेक्ट कर ली है, फिर एक्यूमुलेट करेंगे, एक साथ जोड़ेंगे उनको। उसके बाद एंड देन अरेंजमेंट ऑफ ऑल सच एक्यूमुलेटेड कॉस्ट इन अ शीट टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। फिर हम क्या करेंगे? एक शीट बनाएंगे, कॉस्ट शीट। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे शीट बनाएंगे, उसमें हम क्या करेंगे? जितने भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा, उसकी टोटल कॉस्ट को लिख देंगे। एक जैसे फॉर एग्जांपल कार के लिए हमने कॉस्ट शीट बनाई, तो कार में कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कार, तो उसकी टोटल कॉस्ट जितनी भी आई होगी उसको एलिमेंट वाइज जो है सीक्वेंस में उसको एक शीट में लिख देंगे, अरेंज कर देंगे। क्या लिखा है? अरेंज। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम कलेक्ट करेंगे कॉस्ट को। फिर जितनी भी कॉस्ट सो कलेक्टेड, जितनी भी कॉस्ट हमने कलेक्ट कर ली है, फिर उसको एक साथ जोड़ेंगे, फिर एक शीट में उसको अरेंज करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, इसी टॉपिक के नीचे इसी से कंटिन्यू करिएगा। अ कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट is a document which provides the detailed cost information। फिर उसके बाद पहले लिख लेना, a cost sheet is a statement showing in detail showing in detail the the various elements of costs। और लास्ट, the periodicity the periodicity of cost sheet is not fixed and it may be weekly, fortnightly, fortnightly, comma monthly, comma quarterly, comma half yearly,
और ईयरली और ईयरली। लिखिए पहले इतना। तो ये क्या कह रहा है कि कॉस्ट शीट और कॉस्ट स्टेटमेंट, सबसे पहली बात कॉस्ट शीट को कॉस्ट स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो वो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड्स द डिटेल्ड कॉस्ट इंफॉर्मेशन, जो कि कॉस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिटेल्ड वे में। ठीक है ना, जो कॉस्ट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है डिटेल्ड वे में। सेकंड, अ कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट। सेम, कॉस्ट शीट क्या है, एक स्टेटमेंट है शोइंग इन डिटेल द वेरियस एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, जो बहुत सारे एलिमेंट्स की कॉस्ट को बताता है। वेरियस एलिमेंट्स की कॉस्ट जो है शो करता है, बताता है। तीसरा, जो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, जो स्टेटमेंट बनाते हैं, उसका जो पीरियोडिसिटी है, मतलब कि कितने पीरियड बाद हमको कॉस्ट शीट बनानी है, वो फिक्स्ड नहीं है, इज नॉट फिक्स्ड एंड इट मे बी वीकली, हो सकता है हम हर वीक के बाद बनाए, फोर्टनाइटली मतलब हो सकता है हर 14 दिन के बाद बनाए, मंथली एक महीने बाद, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली। तो फिक्स नहीं है इसका जो पीरियड है कि कितने पीरियड बाद बनानी है, तो ये फिक्स नहीं है, कभी भी बना सकते हैं, कंपनी टू कंपनी जो है वो डिफर करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो है बेसिक एंड मीनिंग ऑफ कॉस्ट शीट का टॉपिक जो है वो पूरा हो चुका है। सेकंड टॉपिक लिखिए। लिखिए एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, और हाईलाइट कर लेना। सबसे पहले लिखते हैं कि एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बाइफरकेशन करना 3 जगह, 1 2 3। सबसे पहले में लिखना मटेरियल। कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या है, सबसे पहला क्या है मटेरियल, दूसरा लेबर, और तीसरा एक्सपेंसेस। तो ये क्लियर हो गया कि कॉस्ट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है मटेरियल, फिर लेबर, फिर एक्सपेंसेस। अच्छा, अब मटेरियल, कॉस्ट ऑफ ऑल टेंजिबल आइटम्स। सेकंड में लेबर कॉस्ट ऑफ ऑल टेंजिबल, सॉरी, ऑफ ऑल वर्कफोर्स, ऑफ ऑल वर्कफोर्स। एक्सपेंसेस कॉस्ट of anything other than material and labor। मटेरियल एंड लेबर। अब ये कॉस्ट डायरेक्टली भी हो सकती हैं और इनडायरेक्टली भी हो सकती हैं। तो लिखिए इसके अंदर, लिखिए मटेरियल कॉस्ट के नीचे लेबर कॉस्ट में भी दो और एक्सपेंसेस में भी दो। एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब मटेरियल कॉस्ट ऑफ ऑल टेंजिबल आइटम्स, तो जितनी भी टेंजिबल आइटम्स हैं उनकी मटेरियल कॉस्ट। अब मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी हो सकता है। तो लिखिए डायरेक्ट मटेरियल। सेकंड, इनडायरेक्ट मटेरियल, मतलब डायरेक्ट मटेरियल। फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है
उसमें क्या क्या मटेरियल लगा है। मटेरियल कॉस्ट का क्या मतलब है, उस मटेरियल की कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, उस लेबर की कॉस्ट, एक्सपेंसेस कॉस्ट, जो भी उन दोनों को छोड़कर एक्सपेंसेस हैं उनकी कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है, वही मटेरियल जो दिख रहा है हमको। मटेरियल का मतलब वही होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कपड़ा है, तो उस कपड़े में जो भी फॉर एग्जांपल कोई भी टाइप की जो जैसे कॉटन का कपड़ा है, तो उसमें दिख रहा है कॉटन, तो कॉटन क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। और उसके अंदर भी हो सकता है कुछ और हो, जैसे बटन आते हैं उसमें, तो बटन क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, वो दिख रहा है। ऐसे ही डायरेक्ट का मतलब क्या है, जो दिख रहा है, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, जो नहीं दिख रहा। तो ऐसा मटेरियल जो कि डायरेक्ट मटेरियल, जो हमको पता चल रहा है प्रोडक्ट को देख के कि हाँ इसमें ये लगा हुआ है, लेकिन इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है कि हमको पता नहीं चल रहा है इसमें क्या लगा हुआ है। तो इसको हाईलाइट बाद में करेंगे, सबसे पहले लेबर में लिखिए। अब लेबर भी डायरेक्ट हो सकती है और इनडायरेक्ट हो सकती है, तो लिखिए पहले डायरेक्ट लेबर, सेकंड इनडायरेक्ट लेबर। अब जैसे कपड़े का एग्जांपल लेते हैं कि बटन लगा हुआ है, तो पता चल रहा है कि हाँ लेबर ने जो है बटन लगाया होगा, तो हमको पता चल रहा है कि हाँ इसकी ये लेबर हो सकती है। लेकिन उससे पहले भी हो सकता है हमने बटन मंगवाने के लिए बहुत सारी लेबर जो है, लेबर लगाए हो काम करने के लिए, तो वो नहीं पता चल रही, तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो गई। थर्ड में लिखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें भी एक्सपेंसेस हमें लग रहा है कि हाँ ये हो सकते हैं इसमें एक्सपेंसेस प्रोडक्ट में, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हमें नहीं पता चल रहा कि इसमें ये वाले एक्सपेंसेस नहीं लगे होंगे, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इसमें डायरेक्ट जो भी लिखा है हमें उसको जरा हाईलाइट करना। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इनडायरेक्ट वालों को भी हाईलाइट करना चाहिए दूसरे कलर से। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब अब अगर हम सारी डायरेक्ट वाली चीज़ों को मिला दें, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हमें क्या पता चलेगा, हमको पता चलेगी पूरी टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी है। और डायरेक्ट कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं, प्राइम कॉस्ट। इसको भी अगर डायरेक्ट को हमने जरा जिस कलर से हाईलाइट करा होगा उसी कलर से इसको भी हाईलाइट कर लेना कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब डायरेक्ट डायरेक्ट चीज आ जाए, तो क्या बन जाती है, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट, या जिसको हम प्राइम कॉस्ट भी बोलते हैं। अब इनडायरेक्ट वाली चीजों को लेके आना जरा एक साइड। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सारी डायरेक्ट सारी इनडायरेक्ट वाली चीज आ गई, तो क्या बन जाती है, यहाँ पे क्या बनी, डायरेक्ट कॉस्ट। तो फिर यहाँ क्या बनेगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो लिखिए इनडायरेक्ट कॉस्ट। और जैसे यहाँ पे डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स बोलते हैं। तो जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको सबको टोटल कर ले तो क्या बन जाता है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या है, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट, उसका ही दूसरा नाम है। तो जिस कलर से आपने इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस को करा था हाईलाइट, उसी तरह से क्या कर लो, उसको भी हाईलाइट कर लो। कर लिया। अब ओवरहेड्स में ही मतलब इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही बाइफर्केशन करना। करो, एक सेकेंड। हाँ, तीन जगह पे, 1 2 3। पहले में लिखो प्रोडक्शन ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स। सेकंड
एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब इनका मतलब क्या है? ओवरहेड्स का मतलब क्या है? वही जितनी इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट को या ओवरहेड्स को भी तीन जो है बाइफर्केशन करेगी है। कौन कौन सी? ओवरहेड्स, इनडायरेक्ट कॉस्ट मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड, जो प्रोडक्शन होती है उसकी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, जितनी भी प्रोडक्शन की टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो प्रोडक्शन ओवरहेड हो गई। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब क्या है? ऑफिस रिलेटेड, तो जितने भी ऑफिस से रिलेटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ओवरहेड, ओवरहेड लिखा है तो उसका मतलब इनडायरेक्ट ही आएगा, तो ऑफिस से रिलेटेड जितने भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में जाएंगी। थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, जो भी सेलिंग से मतलब कि बेचने से और डिस्ट्रीब्यूट करने से जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटेड है वो सारी इस वाले हेड में चली जाएंगी। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और लास्ट में एक और पॉइंट लिखिए, कौन से वाले में? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के टॉपिक में लिखिए नीचे। ये क्लियर हो गया आई थिंक आपको। नीचे लिखिए, डायरेक्ट यूजुअली means that material or labor or expense which can be identified, which can be identified on a per unit basis very conveniently, very conveniently। तो इसमें बस ऐसे ही समझा रहे हैं क्या, कि जो डायरेक्ट है, जो हमने ऊपर लिखा ये डायरेक्ट यहाँ, तो डायरेक्ट का मतलब क्या है? वही जो मैंने आपको बताया, जो हमको पता लगा सकते हैं, देखने से पता चल रहा है, तो वही यूजली मीन्स दैट मटेरियल, वही मटेरियल, क्योंकि डायरेक्ट तो मटेरियल भी हो सकती है, लेबर भी, एक्सपेंस भी, विच कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन अ पर यूनिट बेसिस वेरी कन्वीनियंटली, जो कि हम बहुत ही आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं पर यूनिट बेसिस पे। कि हम बटन का एग्जांपल लेते हैं कि एक बटन, जैसे एक शर्ट है, तो उसमें एक बटन कितने रुपए का लगा है, तो एक बटन जितने रुपए का भी लगा है वो पर यूनिट है, पर बटन। तो पर बटन कॉस्ट कितनी है, अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर लिया तो वो डायरेक्ट कॉस्ट हो गई, कि एक बटन कितने रुपए का है, पर बटन की कॉस्ट क्या है। तो हम अगर पर यूनिट बेसिस पे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं तो वो डायरेक्ट होगा। उसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट मटेरियल की भी हो सकती है, लेबर की भी हो सकती है, एक्सपेंसेस की भी हो सकती है। तो इसका ये मतलब था। तो ये वाला टॉपिक जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट। फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, कि कॉस्ट शीट का मतलब क्या है? मैंने हम अभी क्या पढ़ा था, कि एक स्टेटमेंट जिसमें डिटेल्ड कॉस्ट लिखी होती है हर एक एलिमेंट वाइज, तो उसका एक स्टेटमेंट बन रही है तो एक सीक्वेंस होगा। तो वही फॉर्मेट क्या है, तो लिखते हैं फॉर्मेट। सबसे पहले हाईलाइट कर लेना ब्लॉक बना के। अब हमको फॉर्मेट बनाना है, उससे पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं इसके नीचे। तो लिखिए इसके नीचे, इंक्लूजन्स। इंक्लूजन्स, इंक्लूजन का मतलब क्या है, क्या क्या आएगा इस कॉस्ट शीट में। तो उसमें लिखिए पहले,
एक्सपेंसेस, स्टॉक्स, उसके नीचे लिखिए बाइफर्केशन करके 3, लिखिए एक्सपेंसेस, पहला डायरेक्ट कॉस्ट, दूसरा इनडायरेक्ट कॉस्ट, तीसरा अदर कॉस्ट, और स्टॉक में पढ़ा हुआ वैसे भी आपने रॉ मटेरियल पहले, और वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस, प्रोग्रेस लिख लीजिए आप, या फिनिश्ड गुड्स। अब ये क्या कह रहा है, इंक्लूजन्स मतलब कि कॉस्ट शीट में क्या क्या आएगा। सबसे पहले एक्सपेंसेस आएंगे और स्टॉक आएगा। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से, जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट, मतलब जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है, जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। तो हमने जब बोल दिया डायरेक्ट कॉस्ट, तो इसका मतलब ये भी आ गई, ये भी आ गई, ये भी आ गई। जब हमने बोल दिया इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इसमें ये भी आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। तो जो भी हमने पूरा एलिमेंट्स लिखे थे कॉस्ट के, वो सारे के सारे जो है डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में आ गए, इसमें और इसमें। और बाकी जितनी भी कॉस्ट बची है वो सब अदर कॉस्ट में आ जाएगी। अब एक्सपेंसेस हो गया, और क्या आएगा, स्टॉक। स्टॉक कितने टाइप के होते हैं, रॉ मटेरियल हो गया पहले, दूसरा वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश्ड गुड। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, हमने रॉ मटेरियल मंगाया है, हमने सामान मंगाया है जिससे हम प्रोसेस कर सकते हैं, जिससे हम कुछ और बना सकते हैं, तो वो रॉ मटेरियल हो गया। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या है, जो रॉ मटेरियल है वो अभी उस पर काम चल रहा है। रॉ मटेरियल हमने बनाया और जैसे हमारी फैक्ट्री है तो उस पर काम चल रहा है, तो वो रॉ मटेरियल क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। अब काम हो गया, उस पर पूरा प्रोडक्ट तैयार हो गया, तो जो फाइनल प्रोडक्ट तैयार हुआ उसको बोल देंगे फिनिश्ड गुड। तो ये क्या हो गया, इसके भी टाइप हो गए। अब लिखिए फॉर्मेट क्या है, हमारा मेन मुद्दा क्या था, फॉर्मेट क्या है। ये तो हो गई बेसिक बात है कि क्या क्या आएगा। अब हमको मेनली क्या बनाना है, हमको फॉर्मेट बनाना है, तो लिखिए नीचे लिखिए फॉर्मेट। अब लिखिए कॉस्ट शीट। सबसे पहले कॉस्ट शीट, उसके ब्रैकेट में उसको और क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, लिखा था हमने ऊपर, ऑफ डैश डैश डैश, मतलब जिसकी भी बना रहे होंगे, फॉर एग्जांपल ए लिमिटेड। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है कि ए लिमिटेड के कॉस्ट शीट बनानी है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, ऑफ ए लिमिटेड। अब कितने पीरियड के लिए बना रही है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि पीरियड जो होता है वो क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। तो जो भी पीरियड बोलेगा वो, उसमें हम लिख देंगे फॉर द पीरियड, फॉर द पीरियड जो भी होगा डैश टू डैश। अब लिखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट रुपये में, और कॉस्ट पर यूनिट। थोड़ा छोटा ही लिखना है, एक सेकंड में छोटा लिख, टोटल कॉस्ट रुपीज में और कॉस्ट पर यूनिट रुपीज में। अगर क्वेश्चन में पर यूनिट के हिसाब से कुछ इंफॉर्मेशन दे रखे तो ये वाला कॉलम भी बन जाएगा। वैसे मोस्टली क्वेश्चन में एक ही कॉलम बनता है टोटल कॉस्ट का, फिर भी बनता है तो लिख दिया है। और लाइन खींचना, एक सेकेंड।
आप भी बना लीजिए। हम्म, बना लीजिए। अब लिखिए सबसे पहले क्या आता है, लिखिए। सबसे पहले लिखिए फर्स्ट, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। आपको ना, जैसे फॉर्मेट लिख रहे हैं हम, तो आपको ये फॉर्मेट लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसी फॉर्मेट के नंबर है। उसमें वो आइटम देगा, हमको इस फॉर्मेट के हिसाब से लिखना है। लिखिए पहला, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, जो भी दे रखा होगा वो यहाँ नीचे लिख देंगे। सेकंड, डायरेक्ट एम्प्लॉय या लेबर ब्रैकेट में कॉस्ट। पहले का मतलब क्या है, डायरेक्ट मटेरियल, जितनी भी डायरेक्ट मटेरियल थी वो लिख देंगे यहाँ पे। सेकंड, जितनी भी डायरेक्ट एम्प्लॉय या डायरेक्ट लेबर लगी है उसकी कॉस्ट लिख देंगे। तीसरा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो लिख देंगे यहाँ पे। हमने लिखा था ना ऊपर, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फोर्थ, फिर हमने क्या लिखा था कि सब डायरेक्ट डायरेक्ट चीजों को जो है वो मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। लिखिए प्राइम कॉस्ट। वन को जोड़ दिया, टू को जोड़ दिया और थ्री को जोड़ दिया। लिख देता हूं मैं यहाँ पे, वन में क्या जोड़ा, टू। थ्री में थ्री भी जोड़ा उसमें, तो क्या आंसर आ गया, प्राइम कॉस्ट। नेक्स्ट, फाइव। फाइव में जोड़ेंगे, मतलब जो फोर आंसर आया उसमें जोड़ेंगे फाइव। फाइव क्या है, वर्क्स ओवरहेड। सिक्स, फोर में हमने क्या जोड़ा, फाइव, तो आंसर आ गया सिक्स इज इक्वल टू ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। मतलब फोर जो आंसर आया यहाँ पे प्राइम कॉस्ट का, प्लस फाइव। उसके बाद सेवन में जोड़ेंगे, प्लस करेंगे ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, जो भी फॉर्मेट है ना हम पहले लिख लेंगे उसको, फिर जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती रहेंगी हम हर एक पॉइंट को, मतलब कि जैसे वन है तो उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी टू है, उस पर डिटेल डिस्कशन होगा। तो जितने भी आइटम्स लिख रहे हैं हम यहाँ पे, उस पर डिटेल में हम उसका जो है लिखेंगे उसका पूरा। सबसे पहले फॉर्मेट बना रहे हैं हम, क्या क्या आएगा, फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस या वर्क इन प्रोसेस। और एट में माइनस करेंगे, ध्यान रखना, ऊपर हमने सब में प्लस करा है, यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। नाइन, अगर हम सिक्स में सेवन वाले को प्लस करेंगे, एट वाले को माइनस करेंगे, तो नाइन हमारा क्या बन के आ जाएगा, वर्क कॉस्ट नेट वाली, क्योंकि ग्रॉस थी। अब यहाँ पे नेट आएगी इसको एडजस्ट करने के बाद। मतलब कैसे आई है, कैसे आई है, सिक्स में क्या करा हमने, सेवन जोड़ा और एट घटाया। लिखिए नेक्स्ट,
10 प्लस क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 11 रिसर्च। मैंने कहा ना सबसे पहले हम लिख लेंगे आइटम वाइज, फिर उस पर डिटेल डिस्कशन होगा अगली वाली क्लास में। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट 12 एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 12, एक सेकेंड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के नीचे ब्रैकेट में लिखना क्या, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। उसके बाद 13 प्लस करो, उसमें एक 13 प्लस नहीं करना, 13 में क्या करना है, माइनस क्रेडिट, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, रिकवरीज रिकवरीज स्लैश स्क्रैप स्लैश बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, या फिर स्लैश मिसलेनियस इनकम, मिसलेनियस इनकम। उसके बाद 14 प्लस करना है इसको पैकिंग कॉस्ट, पैकिंग कॉस्ट ब्रैकेट में प्राइमरी 15 इज इक्वल्स टू, मतलब नाइन्थ में जब 10 11 12 13 माइनस करेंगे, मतलब 10 प्लस करेंगे, 11 प्लस करेंगे, 12 प्लस करेंगे, 13 माइनस करेंगे और 14 प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15, जिसका नाम क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कैसे आया ये, 9 में जोड़ा 10 11 12 माइनस करा 13 प्लस करा 14। उसके बाद देखिए 16 प्लस करेंगे क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड्स, और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स 18। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे, 15 में क्या करा, 16 को प्लस करा और 17 को माइनस करा। उसके बाद 19
प्लस करेंगे क्या, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ये तो सुना सुना सा लग रहा है। ऊपर ये रखा एडमिनिस्ट्रेशन ओवर, लेकिन इसके नीचे क्या लिखा है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, जो कि प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेटेड हो। लेकिन जो हम नीचे लिख रहे हैं वो जर्नल वाले हैं, जो आमतौर पर होते हैं। जर्नल ब्रैकेट में लिख लेना, उसके बाद 20 लिखिए, 20 प्लस करेंगे मार्केटिंग ओवरहेड्स। मार्केटिंग ओवरहेड्स में क्या क्या आता है, सेलिंग ओवरहेड्स, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और 21 इसको भी प्लस करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है, इंटरेस्ट को भी क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे, क्योंकि कुछ सालों पहले तक क्लियर नहीं था। कुछ सालों पहले तक आईसीआई ने क्लियर नहीं बता रखा था कि इंटरेस्ट को क्या करें, ऐड करें कि नहीं करें। लेकिन अब आईसीआई ने बता रखा कि हाँ, इंटरेस्ट को जो है वो ऐड कर लो। तो 21 में क्या आएगा, इंटरेस्ट को क्या करेंगे, ऐड। तो फिर हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 22। हमारा आंसर आ जाएगा 22। कॉस्ट ऑफ सेल्स कैसे आया, 18 में हमने करा 19 को प्लस, 20 को प्लस, और 21 को प्लस। फिर 23 में, अगर 23 में लिखिए पहले प्रॉफिट या लॉस। अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर लेंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो प्लस कर लेंगे, या फिर माइनस कर लेंगे अगर लॉस हुआ तो प्लस स्लैश माइनस, और प्रॉफिट स्लैश लॉस, जो भी होगा वो अकॉर्डिंग क्वेश्चन। और लास्ट 24 इज इक्वल टू 24 इज इक्वल टू सेल्स। सेल्स कैसे आई, कॉस्ट में अगर प्रॉफिट जोड़ा या लॉस माइनस करा, 22 में क्या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, 23। तो हमारी क्या आ जाएगी, सेल्स। तो बस ये था फॉर्मेट कॉस्ट शीट का। तो लिख लिया आपने। अब देखिए, ये पूरा जो बन गया है ये फॉर्मेट बन गया है। तो जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें एक गिवन होगा, ये निकालना होगा, हम वो निकाल लेंगे, वो तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन लिखना इसी सीक्वेंस में, कि सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड ही आएगा, फिर डायरेक्ट एम्प्लॉय या लेबर कॉस्ट ही आएगी, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी आएगा, फिर इनको जोड़ के प्राइम कॉस्ट ही लिखेंगे। तो ये फॉर्मेट फिक्स है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा, फिर भी आप लर्न कर लेना इसको। तो लिख लिया होगा आपने। तो जो भी मैंने हाईलाइट करा है ना इसमें, जैसे ये 4, 6, 9, 15, और 15 के बाद 18, ये रहा 18, 22, 24। तो ये क्या है, ये हेड्स हैं। मतलब इन तीनों को प्रेस करेंगे तो ये एक हेड निकल के आएगा, फिर इसमें प्रेस करेंगे तो एक हेड निकल के आ गया। मतलब हमको यहाँ पे रुक जाना है।
फिर क्वेश्चन अगर कोई और एडजस्टमेंट देगा, जैसे अगर क्वेश्चन ए दे दिया तो इसको प्लस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो ये एक हेड हो गया। तो इस तरह से जो है हम हेड वाइज बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल अगर कभी एमसीक्यू में आ जाता है क्वेश्चन कि कितने हेड होते हैं, तो वैसे हमने क्या लगा, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, वैसे हमने 7 हेड लिखे हुए हैं। लेकिन आईसीआई मटेरियल क्या कहता है, आईसीआई मटेरियल क्या कहता है, लिखिए नीचे कि कॉस्ट हेड क्या है, कॉस्ट हेड कितने हैं कॉस्ट शीट में, वो सिर्फ 4 कोई हेड मानता है। लेकिन हमको करना कैसे है, फॉर थ्योरी पर्पस, ओनली फॉर एमसीक्यू पर्पस हमको क्या याद करना है कि कॉस्ट हेड कितने होते हैं, 4। कौन कौन से, प्राइम कॉस्ट, सेकंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और फोर्थ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कितने हेड हो गए, 4 हेड्स। अगर एमसीक्यू में कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कॉस्ट शीट में कितने हेड होते हैं, तो आपको क्या टिक करना है, 4 हेड्स, क्योंकि ऐसे मटेरियल में ही दे रखा है इतना। लेकिन हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके हिसाब से। आई होप आपको एक फॉर्मेट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पहले वाले पॉइंट को उठाएंगे और उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, फिर दूसरे वाले को उठाएंगे, उस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, ऐसे ऐसे क्या करेंगे हम, लास्ट तक 24 तक जो है हर एक आइटम वाइज के ऊपर पूरा समय बिताएंगे, उसको पूरा डिस्कस करेंगे, उसको पूरा लिखेंगे और समझेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे मॉड्यूल के। और उससे पहले बहुत सारे भी और कॉन्सेप्ट्स लिखवाने हैं। फिर भी अगली क्लास में हम क्या करेंगे, आइटम वाइज, नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, और अकॉर्डिंग टू टाइम जितना टाइम होगा उसके हिसाब से आइटम वाइज डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम से, और इस पर क्या करेंगे, पूरा चर्चा करेंगे। तो ठीक है, इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो राधे राधे।